हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक लाइफ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता भी दिया था सेल के बारे में, बट थोड़ी सी एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो देखो ये माइंड मैप बना रखा है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिजम्स को हम किन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के आधार पे। फिर देखो स्टूडेंट्स, सेल के हमने टू टाइप्स लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे तो हमने सेल के टाइप्स देखे हैं, और जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही सेल होगा वो यूनिसेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं कोई ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सेल के टाइप्स है। सेल कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स के, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। इनकी डिटेल में आगे कराऊंगी। अब सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, फिर सेल ऑर्गेनिल्स और साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया था, टू टाइप्स का होता है, रफ और स्मूथ। ऐसे ही प्लास्टिड्स, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, और ये थ्री टाइप्स की होती है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये माइक्रोस्कोप में सेल की जो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था अनियन सेल का, अनियन पील से, तो ये अनियन पील जब हमने इसका पूरा प्रोसेसर, इसको ऑनियन पील को जब रिमूव करके और इसके ऊपर हमने सैफ्रनिन सोल्यूशन डाल के और माइक्रोस्कोप से देखा था स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से दिखा था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये आप सब इजीली पढ़ सकते हो, ये सारा मैंने पहले से ही डिस्कवर कर एक्सप्लेन कर रखा है कि ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। उसके बाद फ्री लिविंग ये जो रॉबर्ट हुक ने बताया था वो डेड सेल था, ठीक है, वो 1665 ने इसने डिस्कवर किया था। और जो फर्स्ट लिविंग जो सेल था स्टूडेंट, वो डिस्कवर किया था A.V. लियोनहुक ने 1674 में। उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक सैचल ने और एक सेचवन ने, सैचल्डन एंड सेचवन, सैचलिन एंड सचवान ने इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल के बारे में थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। सेल सभी का क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। और जितने भी सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ऑल सेल्स, वो कहाँ से अराइज होते हैं? जितने भी सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और वायरस का एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में, क्योंकि वायरस स्टूडेंट क्या है? कम्स इन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। अब देखो टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं आपको, तो यहाँ पे ये यूकारियोटिक में है, ये यूकारियोटिक। और यूकारियोटिक में आप देखोगे ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री, और ये ऑर्गेनिजम्स है। इनमें सेल कैसा है? इन सभी ऑर्गेनिजम्स में यूकारियोटिक सेल है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोकारियोटिक हो गया। प्रोकारियोटिक ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, सॉरी, ये ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री, ये सारे मल्टी सेलुलर हो गए। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे ये प्रोकारियोटिक सेल के एग्जांपल हो गई। तो ये क्लियरली इसमें विजिबल हो रहा है। नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल होते हैं, मल्टी में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। फंक्शन क्या है? सिंगल सेल वही सेम, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, वही एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ बेटा इसी तरीके से डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। नॉट डिवीजन ऑफ लेबर इनमें होता ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस, सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है, क्योंकि एक ही सेल है वही सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लाइफ स्पैन इनकी शॉर्ट होती है यूनिसेलुलर की, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन क्या होती है? मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं और इनका शॉर्ट टाइम होता है। इसके एग्जांपल्स एमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया, और इसके एग्जांपल प्लांट, फंजाई एंड एनिमिलिया।
अब देखो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, इसका स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप नहीं होता है, इसमें वेल डेवलप होता है। इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक में सिंगल होता है, यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारे आप इजीली पढ़ सकते हो, जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अब देखो सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, आपको सबको नज़र आ रही है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी की शेप क्या होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये हमारे जो सेल्स है ये दिख रहे हैं ना आपको, फ्लैट हो गए इस तरीके से। यहाँ पे ये ओवल सी रेड ब्लड सेल्स है, ये ओवल शेप दिख रहे हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स, ये ओवम का सेल है, ये स्पर्म सेल है, ये हमारे नर्व सेल है, ठीक है, जो स्टार शेप में है। ये बोन सेल्स है, जो हमारी बोन मैरो बोन बनी होती है जिससे। ओके, सेल साइज भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो तो सेल शेप डिस्कस की थी हमने। सेल साइज भी क्या होता है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि सेल का साइज भी एक जैसा नहीं होता सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जितने भी सेल्स हैं उसमें से कुछ सेल छोटे, कुछ लंबे, कुछ वेरी स्मॉल साइज़ के, तो अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो साइज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक के सेल्स हो सकते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी में माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, बहुत छोटे साइज़ के। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम आइस, खुली आइस से, मतलब आप कह सकते हो नेक्ड आइस से इजीली विजिबल करेंगे अगर बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। और तो कुछ सेल्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आपको इजीली दिख रहे हैं, कोई आपको लेंस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो साइज ऑफ द टिपिकल सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो साइज़ है वो 20 से 30 माइक्रोमीटर तक का रेंज हो सकती है। लार्जेस्ट सेल होता है वो स्टूडेंट होता है ऑस्ट्रिच एग, इसका वेट होता है 1.4 kg। और इसकी जो लंबा ये कितना हो सकता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और चौड़ाई इसकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो नर्व सेल है वो कितना है, अप टू 1 मीटर, जो हमारे बॉडी में नर्व सेल। लिसन स्टूडेंट्स, ये नर्व सेल्स ही होते हैं जो हमारे बॉडी ब्रेन से सभी जगह पे मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, तो नर्व सेल्स। और जो स्मॉलेस्ट सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, PPLO। PPLO को फुल फॉर्म क्या होता है, P से प्लूरो, P से निमोनिया, L से लाइक, O से ऑर्गेनिज्म। सो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये जिसको आप बोल सकते हो माइकोप्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच हो गया, और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ सेल, तो मैंने उस दिन आपको बताया था, ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है सेल की। अब हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो स्टूडेंट, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये किससे बनी होती है, ये स्टूडेंट्स लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये हेलिक्स दिख रहा है ना, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स, तो ये प्रोटीन है एक टाइप की। अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन्स का ये पार्ट है अल्फा हेलिक्स। तो आपको दिख रहे हैं ना, ये बायलिपिड लेयर ऑफ लिपिड की जो ये बाई लेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो, इसको हम सिलेक्टिवली, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि ये परमिट करती है या एंट्री करती है या एग्जिट करती है कुछ ही मटेरियल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और आउट केवल सिलेक्टेड चीज़ों को ये भेजती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और प्लाज्मा लीमा। थर्ड देखो, सी ऑप्शन, ये बाउंड्री लिमिट करती है स्टूडेंट की। यहाँ पे जैसे बाउंड्री बन गई तो बाउंड्री से हमें पता चलता है ना कि कहाँ तक की बाउंड्री होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बाउंड्री शो करती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ की बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो ये क्या साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा किसी चीज़ से, नहीं। जैसे सपोज ये बाउंड्री है स्टूडेंट, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देखो, ये मैंने बाउंड्री बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेंटर में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। तो
यहाँ पे सारा क्या भरा हुआ है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म है। तो अगर इस बाउंड्री को मैं हटा दूंगी तो साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा ही नहीं। तो साइटोप्लाज्म को कोई यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, तो उससे साइटोप्लाज्म को कोई सेपरेट कैसे हो रहा है, ये बाउंड्री बना के। सो ये है। अच्छा, ये प्लाज्मा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है, लेकिन प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्टूडेंट सेल वॉल, और एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया है कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब देखो, जो ये मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मॉसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? उस साइंटिस्ट का नेम है स्टूडेंट्स सिंगर एंड निकलसन। क्या नाम है उसका? सिंगर एंड निकलसन। दूसरा देखो स्टूडेंट, ये फ्लेक्सिबल है। ये मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल है और कैन बी फोल्डेड। इसको हम इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, रीयूनाइटेड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमीबा ऐसा होता है। ठीक है, तो अमीबा की ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे अगर फूड रखा होता है तो ये क्या है? इस मेम्ब्रेन को, ये फ्लेक्सिबल है तभी तो इसके चारों तरफ क्या कर लेता है स्टूडेंट? ये इनगल्फ करता है इसके चारों तरफ, ये बढ़ा लेता है अपनी बाउंड्री को इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रोकन, रीयूनाइटेड, दोबारा जुड़ गया और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है इसीलिए इसने अपने मटेरियल को, जैसे इसको सेंस आएगी कोई यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा हुआ है तो इसको अपनी ये अपने अंदर उसको कर लेता है, ये सूडोपोडिया को आगे बढ़ा के, और यहाँ से क्या होगा? ब्रेक कर लेगा और ये कंप्लीट दिखेगा हमें। क्लियरली समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? आई होप सो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस तरीके के स्टूडेंट? आप इसको कह सकते हो कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, रीयूनाइटेड है और ब्रोकन भी इजीली हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट में इसमें बताते हैं फंक्शन। ये दोनों फंक्शन देखो, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका फंक्शन देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे। सो इसका फंक्शन है ये रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट कर रखा है ना, कंट्रोल कर रखा है, कुछ चीज़ें इनसाइड आ रही है, कुछ स्टूडेंट आउटसाइड आ रही है, तो उसको रेगुलेट, कंट्रोलर है ये। और इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। तो इसकी कंपोजिशन ऑफ द सेल को बनाए रखता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे? आप देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ, ये अगर यहाँ पे इस लाइन में कन्फ्यूज़न हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये बाउंड्री बना दी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बाउंड्री ना हो तो इसके अंदर बाहर से कुछ भी आ जाएगा, और अंदर से बॉडी से क्या है, कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है। तो उसकी कंपोजिशन क्या बनी रहेगी? हमारे बॉडी के पार्ट्स, अगर ऊपर की ये जो लेयर है, स्किन है, ये ना रहे, ठीक है, तो ब्लड सेल्स बाहर आ जाएंगे, बाहर की चीज़ें हमारी बॉडी में। तो क्या ह्यूमन बॉडी का जो पहले हमारी चीज़ जो बॉडी के अंदर थी वो सारी चीज़ें मेंटेन रह पाएगी? जो बाहर वेस्ट चीज़ें थी वो हमारे अंदर चलेगी, तो क्या वो एक ह्यूमन बॉडी ज़्यादा टाइम तक रह पाएगी? उसकी कंपोजिशन नहीं बनी पाएगी। तो इसलिए ये मेंटेन करके रखता है कंपोजिशन ऑफ द सेल। आई होप क्लियर है सभी को, कोई भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखी है, मैंने आपको बना के बताई थी, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़ इन और आउट कैसे जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक आपको मैं दो टॉपिक समझा रही हूँ, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो स्टूडेंट, मेन डिफरेंस है ये है डिफ्यूज़न, आपको दिख रहा है क्लियरली? यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में ये क्या है? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में देखो स्टूडेंट, और ऑस्मोसिस में यहाँ पे देखो, ये एक मेम्ब्रेन है बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें कोई मेम्ब्रेन दिख रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रही। ठीक है, तो डिफ्यूज़न में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में नहीं होगी, या इसको बोल सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। लेकिन ऑस्मोसिस में बीच में क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो ये जहाँ पे किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई चीज़ का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और इसमें भी, ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो ये हायर कंसंट्रेशन दिख रहा है। ठीक है, सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक और डिफरेंस देखो, जो ये डिफ्यूज़न है स्टूडेंट,
डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट मतलब पार्टिकल्स किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में ही होने चाहिए। उनके कोई चीज़ है वो लिक्विड में डिजॉल्व होकर उस तरीके से लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आएंगे तभी उनकी मूवमेंट होगी। तो सॉलिड पार्टिकल डू नॉट मूव, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर है, और इसमें डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होता है स्टूडेंट्स, गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूज़न होता है किसके अंदर, दैट इज सॉलिड के अंदर। ठीक है, सबसे कम डिफ्यूज़न सॉलिड में होगा। जैसे पानी का मैं बताऊं, पानी के अंदर मैंने लिक्विड इंक की एक ड्रॉप डाल दी, तो वो इंक की ड्रॉप अपने आप उस पूरे पानी के अंदर मिक्स हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। इसको हमने क्या बोला स्टूडेंट, डिफ्यूज़न। अब ऑस्मोसिस, जैसे मैंने आप ये लगा लो किशमिश जिसको हम रेजिन्स बोलते हैं, उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अब पानी के अंदर वो क्या हो गया स्टूडेंट, फूल गई, ठीक है, या सुकुड़ भी सकती है। तो आप देखोगे वहाँ पे जो किशमिश बनी हुई है, तो आप वो ऐसे बनी हुई होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब बाहर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वाटर इन होगा। सो यहाँ देखो कोई भी सेल हमने इसके अंदर रखा है तो मूवमेंट उसकी क्या होगी, थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है सभी को। अब देखो स्टूडेंट एक और टॉपिक आपको क्लियर कराती हूँ, दैट इज जो हमने टॉपिक देखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक कॉल्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का आप यहाँ पे खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑस्मोसिस में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस मैं यहाँ पे इसी में समझा दूंगी। तो यहाँ पे देखो जो थ्री इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, अगर हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस ले रखे हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशंस में अगर कोई भी हमने सेल रखा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उस सेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये मैंने आपको सेल दिखा रखा है स्टूडेंट, तो इस सेल के ऊपर नेम पढ़ लो। पहले वाला है हाइपरटोनिक, ठीक है, सोल्यूशन कैसा लिया है, हाइपरटोनिक। दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस में मैंने कौन से सेल रखे हैं, रेड ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको मैंने रख दिया यहाँ पे। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक होते हैं, याद रख लो हमेशा। क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। यहाँ पे जिस सॉल्यूशन के अंदर रख रखा है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, मोर है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, मोर, मैं एम लिख रही हूँ, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे ये सॉल्यूशन ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये मोर वाला कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का। अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स रख दिए, रखने के बाद क्या होगा, इनके अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। इन सॉल्यूशंस के अंदर जो वाटर है, इन सेल के अंदर जो वाटर है, जो रेड ब्लड सेल के अंदर, वो क्या आ जाएगा, मूवमेंट उसकी इस सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगी, तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब आ जाओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल वो किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन और जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उसकी कंसंट्रेशन दोनों में क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल, जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही वाटर सेल से बाहर आ रहा है, तो कोई सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे सेल का साइज क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम। फर्स्ट वाले में देखो इस पिक्चर में आपको सेल के अंदर से वाटर बाहर नजर आ रहा है ना, सेल के अंदर से वाटर क्या जा रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। फर्स्ट हाइपरटोनिक में वाटर बाहर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस, जब वाटर सेल के अंदर से बाहर आता है, एक्सोस्मोसिस। दोनों में यहाँ पे देखो जितना वाटर अंदर गया, आइसोटोनिक में देखो जितना वाटर अंदर गया स्टूडेंट उतना ही वाटर बाहर आ रहा है, तो सेल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक। तीसरा देखो स्टूडेंट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, ये जो जिस सोल्यूशन के हमने अंदर डाला है
उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट, लेस होगी। और जो ये सेल्स रेड ब्लड सेल्स डाल रखे हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इन सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हाइपरटोनिक में हमने क्या देना देखा था, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। और यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन थर्ड वाले में हाइपरटोनिक में व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज मोर। यहाँ पे बाहर कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, कम है। और सेल के अंदर जो ये रेड ब्लड सेल्स है इनकी कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनकी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट में यहाँ पे तीसरी इसकी डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, वाटर एंटर करेगा इसके अंदर स्टूडेंट, क्या होगा, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। किसी भी सेल के अंदर वाटर एंटर कर रहा है एंडोस्मोसिस, किसी भी सेल के अंदर से वाटर बाहर जा रहा है एक्सोस्मोसिस। आपसे पूछ ले एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, सेल का साइज श्रिंक होगा। एंडोस्मोसिस में क्या होगा, सेल का साइज स्वेल मतलब फूल जाएगा। ठीक है, अब पूछ ले कि किस सेल में स्वेल होगा, किस सोल्यूशन में स्वेल होगा, तो वो था हाइपोटोनिक में। किस सेल में श्रिंक होगा, किस सोल्यूशन में श्रिंक होगा, वो है हाइपरटोनिक। कौन से में, हाइपरटोनिक। कर्सर दिख रहा है बेटा आपको, ये देखो कर्सर में ऊपर ही बता रही हूँ मैं आपको। हाइपरटोनिक में सेल का साइज श्रिंक, इसमें आइसोटोनिक में सेम, और हाइपोटोनिक में स्वेल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर। सो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, सेल ये रेड ब्लड सेल से बाहर कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, कम है। और सेल रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो मैंने कैसे कहा था, मूवमेंट कैसे होगी, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ हमेशा मूवमेंट होती। अब फर्स्ट वाले में कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हमने क्या फर्स्ट वाले में क्या था, जो सेल से बाहर, सेल से बाहर ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। ठीक है, व्हेन द, तो हाइपरटोनिक में बाहर ज़्यादा होगी, और हाइपोटोनिक में क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल swells up and burst due to excessive endosmosis, due to excessive endosmosis। समझ आ गया, क्लियर है सभी को। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट सेल वॉल के बारे में। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट दिखाई है कि अगर हम इन सभी में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये ऑस्मोसिस हो रहा है। सभी में याद रखो ये ऑस्मोसिस क्या था, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेल है, इनके बाहर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो कोई भी चीज़ की मूवमेंट हो रही है हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, जैसा सोल्यूशन होगा वैसी मूवमेंट हो जाएगी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे इनके अंदर की कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन क्या दे रखी थी, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल। इन दोनों में इक्वल थी तो कुछ भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पे देखो फर्स्ट हाइपरटोनिक में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द मोर देन द इनसाइड द सेल। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा है ना आउटसाइड द सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल लूजेस वाटर। तो सेल यहाँ पे क्या है, वाटर को लूज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ श्रिंक,
यहाँ पे सेम और यहाँ पे स्वेल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, सेल वॉल में, सेल वॉल क्या है स्टूडेंट? आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल की। एनिमल सेल में क्या होता है स्टूडेंट? ये एब्सेंट होता है। अब पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो ये कैसा होता है? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा टफ, स्ट्रॉन्ग सी हो, हार्ड आप कह सकते हो। और ये कैसी होती है? हार्ड, स्ट्रॉन्ग, और थोड़ी सी कैसी होती है? पोरस, पोर्स होते हैं इसमें। और यहाँ पे देखो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है स्टूडेंट? दिस इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और ये किससे बना होता है स्टूडेंट? सेलुलोस और हेमी सेलुलोसिस से। तो आप हेमी सेलुलोसिस अगर फॉरगेट हो जाओ तो या डोंट फील, यहाँ पे मेन याद रखो सेलुलोस से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोस से बनी होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है ऑफ टू एडजेसेंट सेल, जैसे दो अलग अलग सेल्स हो गए, ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो कैसे जॉइंट होती है? बाय ए लेयर कॉल्ड मिडल लैमिला। ये देखो मिडल लैमिला दिख रहे हैं, इससे ये जॉइंट होते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। दिख रहे हैं ना अलग अलग, ये थोड़ी सी लेयर्स पतली सी। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी चीज़। और यहाँ पे देखो ये जो वॉल है ये प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, तो थोड़ी सी पहले बाहर वाली प्राइमरी, दूसरी वाली ये सेकेंडरी आपको दिख रही है। अब देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड डेफिनाइट शेप, क्योंकि ये हार्ड है तो एक डेफिनाइट शेप प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। और तीसरा है इट इज़ परमिएबल एंड अलो एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ये परमिएबल है इसलिए डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स की एंट्री को भी अलाउ करती है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये व्यू ऑफ इनलार्ज न्यूक्लियस। मैंने आपको ये न्यूक्लियस के बारे में पूरा कंप्लीट बताया था स्टूडेंट। और यहाँ पे देखो ये जो आउटर लेयर दिख रही है इसके साथ ही अटैच किसके चैनल्स हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसको पढ़ लेना। और यहाँ पे भी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में आप पढ़ते रहो न्यूक्लियस के बारे में। मैंने इसके पूरे बोर्ड के वीडियो बना रखे। यहाँ से मैं एक बार स्टॉप करके दिखा देती हूँ आप इसको ईजिली इसके बारे में। न्यूक्लियस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, हेड क्वार्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो ये पूरे इजी है, इसके बारे में कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म के बारे में देखो थोड़ा सा। तो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या बता रखा है? द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। अब ये लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गया स्टूडेंट? इनके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड cell membrane there is a jelly like substance that is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर 1862 में। और इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। कोई चीज़ सिंथेसाइज करने के लिए, कोई चीज़ यूनाइट होने के लिए, ब्रेक होने के लिए, सारे फंक्शंस क्या, ये क्या है? वही, ये वही जगह हो गई स्टूडेंट जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिल्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनेल्स यहाँ से दूसरी ऑर्गेनेल के अंदर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, कोई चीज़ वहाँ से लेना है, कोई चीज़ ब्रेक करनी है, कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, सब इसी के अंदर होता है। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक बोलते हैं साइटोसोल और, ठीक है, दूसरा बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे देखो टू पार्ट्स इसके कौन से? साइटोसोल्स कौन से होते हैं? एक्वस सॉल्युबल पार्ट जिसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन्स है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इसके अंदर 90% वाटर होता है और 7% प्रोटीन और 2% कार्बोहाइड्रेट्स, और बाकी एक्स्ट्रा कोई वेस्ट, कोई यूजफुल सब्सटेंस 1% होता है, दैट इज कॉल्ड